हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियो जिग्नेश पर। आज मैं आपके लिए साइंस सॉल्यूशन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसकी मैं प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। इसमें साइंस के सारे PYQ क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम ALP टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, JEE, RPF, SI और कांस्टेबल में जितने भी साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन सबको आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन को मैं NCERT बुक्स 9th और 10th में कहाँ से लिया गया है विथ प्रूफ के साथ लेके आऊँगा, ताकि आपको पता चले कि बुक्स में से किस टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन, इस तरह से आप 20 क्वेश्चन में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन की क्लास में आपको 100 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। तो हम इस तरह से इस क्लास को मैं लेकर आऊँगा ताकि आपको कम समय में बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद मैं आपके लिए NCERT बुक, उनमें से बनने वाले सारे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलो हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। इसमें कौन सा युग्म सही है उसका हमें चुनाव करना है। तो पहला है, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण। ये हमारे त्वरण की परिभाषा से लिया गया क्वेश्चन है। NCERT में बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। त्वरण का मात्रक जान देख लेते हैं हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? त्वरण का मात्रक। और त्वरण के बारे में जानते हैं हम। त्वरण अगर वेग की दिशा में है, जिस दिशा में वेग है, और अगर उसी दिशा में हमारा त्वरण है तो त्वरण होगा धनात्मक। अगर वेग की विपरीत दिशा में त्वरण है तो त्वरण होगा ऋणात्मक। सेकंड ऑप्शन है, वेग समय के साथ नहीं बदलता है, असमान गति। तो अगर वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो ये कौन सा हो गया? एक समान गति हो गया। अगर वेग नहीं बदलेगा तो गति कौन सी रहेगी? एक समान। और अगर वेग समय के साथ बदलता है तो ये कौन सी गति का उदाहरण हो गया? असमान गति का उदाहरण हो गया। तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। जैसे हम यहाँ से एक दूरी तय करते हैं। हमने यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। हमारी गति स्पीड वही है, हमने फिर भी 10 किलोमीटर दूरी तय की, यानी कि हमारा वेग समान है। 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड है, हमारा वेग वही है। तो हम प्रत्येक समय में वही दूरी तय करेंगे। हमारा वेग अगर नहीं बदल रहा है तो हमारा क्या, अगर वेग नहीं बदल रहा है तो हम एक ही गति से हम दूरी तय करेंगे। कौन सी? एक समान गति से हम दूरी, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर से, हम समान दूरी को तय करेंगे समान समय में। और अगर हमारा वेग बदल रहा है, अगर हमारा वेग प्रति सेकंड या प्रति घंटा बदल रहा है तो हम कैसे दूरी तय करेंगे? हमने यहाँ 10 किलोमीटर की और हमारा वेग 10 बढ़ गया तो हमने यहाँ 20 तय की, फिर हमने 30 तय की, फिर हमने 40 किलोमीटर तय की। कैसे? हमारा प्रत्येक समय में हमारा वेग बढ़ रहा है। यहाँ वेग बढ़ गया, 10 हो गया तो हमने अगली दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के तय की। समान दूरी को हम समान समय में तय करते हैं तो एक समान गति हो गई। समान दूरी को हम एक समान स्पीड से अगर नहीं तय करते हैं तो वो हमारे लिए एक समान गति नहीं होगी, असमान गति होगी। वेग बदल रहा है, यहाँ वेग स्थिर था और यहाँ वेग बदल रहा है। दूरी हमने वही तय की लेकिन हमारा वेग बदलता गया, तो इसलिए हमें वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। ये असमान त्वरण नहीं है, ये एक समान त्वरण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है एक समान त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी तल से हो सकता है? अगर विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं का विभाजन, और वो अगर समान तल से
हो रहा है, तो उसका उदाहरण अलग है। इसमें हमें पूछा गया किसी भी तरह से, तो ये किस में होगा? अमीबा में। किसी भी तरह से होगा तो ये अमीबा में होगा। एनसीईआरटी में स्पष्ट अक्षरों में दिया हुआ है, अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तरह से हो सकता है। और लेशमानिया में होगा निर्धारित तरह से। लेशमानिया जैसे जीवों में कैसे होगा? निर्धारित तरह से। लेशमानिया के बारे में हम तो जान लेते हैं, ये क्या है? परजीवी है। किसका? मलेरिया का जीव कारक है। और इसमें प्रजनन कैसे होता है? बहुखंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा? बहुखंडन विधि के द्वारा। और हाइड्रा के बारे में जानते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है और मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम में द्विखंडन के द्वारा, लेशमानिया में द्विखंडन के द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा। तो हम लेशमानिया में किससे होता है? द्विखंडन के द्वारा। किससे? द्विखंडन के द्वारा। और अमीबा में मुकुलन के द्वारा, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। तो आप थोड़ा इनको देख लें, एनसीईआरटी में इनके चित्र विथ इसका प्रजनन कैसे होता है वो दिया गया है। अगली बार हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे ताकि चारों ऑप्शन को आसानी से थोड़ा समझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया से। इसमें यह अभिक्रिया दी हुई है और हमें पूछा गया है यह अभिक्रिया कौन सी है। तो मैं थोड़ा आपको अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। दो अभिकारक हैं, ए और बी। दूसरा है सी और डी। इन्होंने अभिक्रिया की, ए से बी विस्थापित हो गया, सी से ई विस्थापित हो गया। ए और सी मिल गए और बी और डी मिलकर इन्होंने एक नया उत्पाद बना लिया। तो इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड मिलकर पोटेशियम से ब्रोमाइड विस्थापित हो गया, इन्होंने आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर ली और बेरियम ने आयोडाइड को विस्थापित कर दिया और ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर दी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस टाइप से दिए गए उसके बाद आप देख लेते हैं। इस देखो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। आपने देखा होगा, ये देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये ब्रोमाइड आयोडाइड पोटेशियम के साथ और बेरियम के साथ ब्रोमाइड, ये क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान। तो आयनों के आदान प्रदान तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे हम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम ने क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, बेरियम ने सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना दिया और इसमें अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट मिला। क्या मिला? द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा एक अवक्षेप मिलता है जिसे हम एस से दर्शाते हैं। किसे? एस से। तो ये ठोस होता है। अवक्षेप क्या होता है? ठोस। यहाँ दिया हुआ है, अभिकारकों तथा उत्पादों में गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, आई, जलीय को AQ और S से दर्शाते हैं। तो ये क्या है? जलीय है, ये भी जलीय है, ये भी जलीय है, लेकिन S हमें ये क्या मिला? अवक्षेप मिल गया। क्या मिल गया? ये अवक्षेप मिल गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। और हमें यहाँ पे अवक्षेप के रूप में क्या मिला? ये बेरियम ब्रोमाइड। और अब हम थोड़ा देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A प्लस B मिलकर A और B मिलाते हैं तो उसे क्या मिलता है? संयोजन अभिक्रिया होती है। और वियोजन अभिक्रिया क्या है? A प्लस AB होता है, वो A प्लस B में टूट जाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन दिया हुए हैं कि कौन सा कथन गलत है उसके बारे में थोड़ा देखना है, स्पष्टीकरण देना है कि गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। क्यों ठंडा करता है? कि पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। गर्मियों के दिनों में हम बाहर से घूम कर आते हैं, हम जैसे ही फैन के हवा में बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना सूखता है और वह हमारे शरीर की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है।
कुछ समय बाद जब हमारा पसीना सूख जाता है तो हमें ठंडक महसूस होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्मोन से क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी में। मैंने इसके आपको डायग्राम भी साथ में लगाए हैं ताकि आपको पता चले कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कि जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है वृद्धि हार्मोन मुक्त करने के लिए। तो जब वृद्धि हार्मोन का हमारे शरीर में स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है वृद्धि हार्मोन मुक्त करने के लिए। इसी तरह आप अग्नाशय ग्रंथि को भी देखें, इसके क्या कार्य हैं। अधिभू ग्रंथि को भी देखें और थायराइड ग्रंथि को भी देखें, इसके क्या कार्य हैं। मैं थोड़ा आपको इन 4 ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। अग्नाशय ग्रंथि का काम क्या है? रक्त के शर्करा को नियंत्रित करना। क्या कार्य है? रक्त के शर्करा को नियंत्रित करना, अग्नाशय ग्रंथि। हाइपोथैलेमस है ये, इसके साथ तापमान, भूख, प्यास, नींद को भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अधिभू ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में कमेंट बॉक्स में जवाब दें ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिकृष्ण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और अशुद्धियों को के रूप में जाना जाता है। इसमें एनोड पंख के रूप में एनसीईआरटी में देखते हैं। ये विद्युत अपघटनी परीक्षण, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से बना है? यहाँ से कि अविलेय अशुद्धियाँ तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जैसे क्या कहते हैं? एनोड पंख। क्या कहते हैं? एनोड पंख। और जो शुद्ध धातु है, अशुद्धियाँ एनोड तली पर बैठ जाती हैं, एनोड पर तली में बैठ जाती है, उसे एनोड पंख कहते हैं। और शुद्ध धातु है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। कहाँ पे? कैथोड पर। ये डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये देखो, ये अशुद्धियाँ हैं, उसे एनोड पंख, और जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर बैठ जाती है। शुद्ध धातु कहाँ? कैथोड पर। गैंग किसे कहते हैं? अयस्कों में अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने आपको डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, वो हमें लेके आया हूँ। तो थोड़ा देखते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं कहाँ से? मुख गुहा से। हमें क्रम क्रम पूछा है तो मुंह से भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका या ग्रास नली में। उसके बाद कहाँ जाता है? अम्माशय में। अम्माशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से जो मल मूत्र होता है वो गुदा द्वारा मल बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये क्रम है। इसमें हमें मुख गुहा यानी कि मुख और ग्रसिका और अम्माशय तक का क्रम पूछा था। नेक्स्ट में यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अम्माशय से कहाँ जाता है भोजन? तो छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो आप अपना क्रम याद कर लें। इस टाइप से क्रम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आप यकृत के बारे में पढ़ लें, पित्त नली के बारे में पढ़ लें और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ लें, एक बार देख लें। नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी में बुक पढ़ाऊँगा, उसमें मैं आपको इन सारे ग्रंथियों को और एक एक डायग्राम को अच्छी तरह से बता दूंगा। अभी तो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो मैं उसी कम समय में आपके लिए शॉर्ट सीरीज है ताकि आपको रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प को छोड़कर इनमें 3 विकल्प हैं जो संयोजी उत्तक है, एक विकल्प है जो संयोजी उत्तक नहीं है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उपास्थि संयोजी उत्तक है, अस्थि संयोजी उत्तक है, रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। ट्रैकिड जिसे हम हिंदी में वाहिनिकाएं बोलते हैं, ये संयोजी उत्तक नहीं है। एनसीईआरटी में ये संयोजी उत्तक के उदाहरण दिए हुए हैं। संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं? ये देखो, रक्त, अस्थि, उपास्थि और पेरियुलर उत्तक और वसामय उत्तक, ये कौन से हैं? संयोजी उत्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का जल विरागी सिरा निम्नलिखित किसके साथ अभिक्रिया या विलय होता है या किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जिनमें एक सिरा जल में विलय होता है, जिसे क्या कहते हैं? जल रागी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल रागी सिरा। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि साबुन का जल रागी सिरा किसके साथ विलय होता है?
तो जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। और जो दूसरा सिरा जल विरागी होता है, क्या होता है? जो किस में? हाइड्रोजन में विलय है। किस में? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कौन सा सिरा है? जल विरागी। कौन सा? जल विरागी। तो आप एनसीईआरटी बुक पूरी पढ़ के जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र के घटकों में कौन से सही हैं? तो इसमें जीवित जीव अजैविक घटक है, मिट्टी जैविक घटक है, खनिज अजैविक घटक है। तो इससे हमें कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ताप, मुर्दा, वायु, खनिज, ये कौन से हैं? अजैविक घटक। ये खनिज कौन सा है? अजैविक घटक है। मिट्टी क्या है? अजैविक घटक है। तो ये गलत हो गया, तो इसमें जैविक घटक दे दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? केवल सी। हमें अगर एक ऑप्शन भी पता होता है तो हमारा क्वेश्चन 70% सही होने का चांस है। हमें इतना पता है मिट्टी कौन सा है? अजैविक घटक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब पीछे बचे दो, ए और सी। तो ए जीवित जीव, ये जैविक घटकों के आते हैं, तो ये अजैविक हो गया, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पीछे बचा कौन सा ऑप्शन? सी। आप थोड़ा इसको भी दीजिए। बगीचा और मानव खेत, ये मानव निर्मित पारितंत्र हैं। कौन से हैं? और जो वन, तालाब, झील, ये कौन से हैं? प्राकृतिक पारितंत्र हैं। ये देखो वन, तालाब, झील, ये कौन से हैं? ये प्राकृतिक हैं। और जबकि खेत, बगीचा मानव निर्मित है। कौन से हैं? मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण में कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? अपकेंद्रीय। ये देखो यहाँ पे दिया गया है कोलाइडी गुणधर्म में, 9 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो कोलाइडी गुणधर्म क्या है? ये देखो अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। किस तकनीक द्वारा? अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है कोलाइडी के कणों को। आप इन कोलाइडी के सारे गुणधर्म पढ़ के जाएं। इस बार गुणधर्म से कोलाइडी, इनके जितने भी गुणधर्म से भरपूर क्वेश्चन आए हैं, तो आप एक एक चीज़ पढ़ के जाएं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आसवन विधि में क्या होता है? तरल पदार्थ, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जल हो गया, तो हम इसके द्वारा, हम आसवन विधि के द्वारा हम उसे, उन पदार्थों में से अशुद्धियाँ निकाल सकते हैं। किस विधि द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। पीछे बचा वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर तरल का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को कौन प्रभावित करते हैं? कुछ कारक होते हैं। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते तो वाष्पीकरण बढ़ जाता। हम किसी बोतल में पानी लेते हैं तो इसका मुंह खुला कर ढक्कन खोल के रखते हैं तो कम पानी वाष्पित होगा। इससे हम अगर बड़े तालाब से पानी बहुत ज़्यादा वाष्पीकृत होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया सतह का। तो इसमें पानी, जितना पानी हम बोतल में लेते हैं उतना ही पानी अगर हम किसी प्याले में लें तो ये पानी कम वाष्पित होगा, ज़्यादा समय तक टिका रहेगा बोतल के अंदर पानी, और प्याले का पानी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा वाष्पित होगा। इसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाने से इसकी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, और वाष्पीकरण के कारण क्या है? और है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तापमान बढ़ने से, अगर तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और अगर तापमान घटता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता, अगर वायु में नमी है बारिश के समय में तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अगर वायु में गर्मी है, लू है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सर्दियों में अगर हम तालाबों का पानी देखते हैं तो पड़ा रहता है, सूखते नहीं है, और वहीं गर्मियों के समय में पानी जल्दी सूख जाते हैं, तालाब खाली हो जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ गई और आर्द्रता बढ़ गई। आर्द्रता बढ़ने से उसकी जो वाष्पीकरण दर है वो घट गई। नेक्स्ट है वायु की गति। अगर वायु की गति तेज है तो ज़्यादा पानी को लेके जाएगी, ज़्यादा पानी को वाष्पित करेगी। अगर वायु की गति कम है तो वह कम वाष्पित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए हैं, हम बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो हम देखते हैं, इसमें दिया गया है बल के बारे में। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की तरफ कार्य करता है। भार क्या करते हैं? नीचे की तरफ।
और प्रणोद बल वह बल है जो किसी वस्तु की सतह पर उसके लंबवत कार्य करता है। हम बताना है इनमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो ये दोनों ही सही है। क्या है? बल है वो जो नीचे की तरफ कार्य करता है, और जो प्रणोद बल है वो लंबवत कार्य करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी वस्तु का भार वह बल है जो उसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। और कोई वस्तु ऊंचाई पे है तो उसे कहाँ आकर्षित करेगा? नीचे की ओर, यानी कि पृथ्वी की ओर आकर्षित करेगा। तो ये हमारा ये भी कथन सही हो गया। अगला कथन था, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। कहाँ लंबवत कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्रणोद बल। क्या कहते हैं? तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद बल। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? वृद्धि हार्मोन का सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करना, ये हमारा वृद्धि हार्मोन का कार्य है। इसी तरह रक्त की शर्करा को कौन नियंत्रित करता है, इसके बारे में बताएं। महिलाओं में यौन अंगों के विकास को कौन उद्दीप्त करता है, इसके बारे में बताएं। शरीर के विकास के चयापचय को कौन नियंत्रित करता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लयनकाय कोशिका की लाइसोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। उसी तरह कोशिका का शक्ति का केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? सूत्रिक कणिका। कोशिका का बिजली घर या शक्ति का केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रिक कणिका है। हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि राजधानी का क्या काम है, प्लास्टिड क्या करता है, अंतःप्रदेश जालिका इसका क्या काम है। तो हम सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। प्लास्टिड केवल किसमें? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, जो क्या होता है? रंगीन होता है। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट क्या रंगीन होता है। कौन सा होता है? रंगीन। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या होता है? श्वेत और रंगहीन होता है। और जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब हम देख लेते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये भी दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। क्या होते हैं? जो राइबोसोम लगे होते हैं। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या करती हैं? वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायक होती हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये दो हो गए, एक हो गई खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और दूसरी हो गई चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी पर तो क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और जो चिकनी होती हैं वो क्या करते हैं? वसा के अणु बनाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम आयन, द्विआवेशी हीलियम आयन को किस नाम से जाना जाता है? किससे? अल्फा कण के नाम से। जो हीलियम का द्विआवेशी कण होता है किस नाम से जाते हैं? अल्फा कण के नाम से। एक है बीटा कण, इसको किस नाम से जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के। इसके हीलियम आयन को द्विआवेशी को अल्फा कण से, तो बीटा कण को इलेक्ट्रॉन के नाम से। और बीटा कण होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक होता है। और गामा कण ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो आवेशहीन होती हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बीटा कण ऋणात्मक हो गया, अल्फा कण धनात्मक हो गया और गामा कण आवेशहीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम जो पिछला क्वेश्चन था, ये एनोड पंख के बारे में पूछा गया था, उसी चैप्टर से क्वेश्चन बना लिया। एक ही शीट में दो दो क्वेश्चन, एक ही जगह से दो दो क्वेश्चन लिए गए। तो आप समझ सकते हो कि हर पैराग्राफ को हमें बारीकी से बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो उनसे क्वेश्चन बनता है वहाँ आप हाईलाइट से मार्क करके रखें। इससे आपको वापस रिवीजन में बहुत ही बेनिफिट होगा। और किसी भी टॉपिक को छोड़ने का गलती बिल्कुल ना करें। तो इसमें विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? शुद्ध धातु से। मैंने आपको बताया था शुद्ध धातु किससे बनती है? कैथोड पर निष्क्रिय हो जाती है। कैथोड किससे बना जाता है? शुद्ध धातु कैथोड से बनाया जाता है। अश्व धातु क्या होता है? एनोड पर। मैंने आपको पहले निष्क्रिय देखा, जैसे क्या कहते हैं? एनोड पंख। अश्व धातु क्या कहाँ होती है? एनोड पर। और शुद्ध धातु कहाँ होती है? कैथोड पर। कैथोड पर तो होती है शुद्ध धातु, एनोड पर होती है अशुद्ध धातु
और यहाँ पर जो ये जो अशुद्धियाँ, जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो निश्चित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनोड पंख। नेक्स्ट, ये इसमें दिया हुआ है शुद्ध तांबा होता है, शुद्ध धातु के रूप में क्या ले जाता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कौन कार्य करता है? अंतःद्रव्य जालिका। इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बताया था कितने प्रकार होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया। राइबोसोम, जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। तो इसके प्लास्टिड के बारे में मैंने बता दिया, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प। अंडाशय का क्या कार्य होता है? तो ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। किसको? मासिक धर्म को नियंत्रित। ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? बस चल रही, बस में खड़े हैं ड्राइवर की तरफ मुँह करके, तो जैसे ही हम बस चालू होगी तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे। ये न्यूटन की गति के नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर कोई मोटरसाइकिल पे बैठा है, बाइक चालू है, और अगर अचानक ब्रेक लगते हैं तो आगे की ओर झुकता है। पीछे बैठा आदमी कहाँ? आगे की ओर झुकेगा। ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। आप बाइक चलाते हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो पीछे वाला बैठा आदमी झट से हमारे आगे की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही हम बाइक शुरू करते हैं अचानक से, तो पीछे बैठा आदमी पीछे की तरफ गिरता है। तो ये तो प्रैक्टिकल आपने देखा ही होगा। तो इसमें क्या पीछे की दिशा में गिरता है जब बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तब। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें मैं थोड़ा और सुधार करने की कोशिश करूँगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और जो मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बताएं। थैंक यू।